जनरल स्टडीज़ पेपर 1 की पूरी स्ट्रैटेजी विद सोर्सेज लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, कौन से सोर्सेज आपको फॉलो करने हैं, क्या करना है, विद पीवाईक्यूज़ के एनालिसिस एंड कौन से कंपोनेंट से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, सारे डाउट्स को इसमें क्लियर कर देंगे। ठीक है, इट इज़ गोइंग टू बी वन स्टॉप सोल्यूशन। बट उसको स्टार्ट करने से पहले आओ थोड़े मज़े करते हैं, जैसे हमने प्रीलिम्स के टाइम में किया था 1988 में, है ना। एक क्वेश्चन पूछता है, डिस्कस महात्मा गांधीज कंसेप्ट ऑफ बेसिक एडुकेशन। ठीक है, महात्मा गांधी के कंसेप्ट ऑफ बेसिक एडुकेशन को आप डिस्कस कीजिए, एंड हाउ डिड टैगोर डिफर फ्रॉम इट। ठीक है, टैगोर और महात्मा गांधी के कंसेप्ट ऑफ बेसिक एडुकेशन में क्या डिफरेंस था। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम 1988। द सेम क्वेश्चन रिपीटेड इन 2023। What was difference between the Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore in their approach towards education and nationalism? Same, ditto. 1988 का क्वेश्चन 1988 का क्वेश्चन 2023 में रिपीट हो रहा है। अब इससे आप सोच लो। ठीक है, अब चलो मैं और दिखाता हूँ, और देखो देखो ये 1992 में क्या पूछता है, डिस्कस टैगोर्स कंसेप्ट ऑफ एडुकेशन। टैगोर के कंसेप्ट को बताइए एडुकेशन के। हाउ फार वॉज इट डिपार्चर फ्रॉम द कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ एडुकेशन। ठीक है, टैगोर के कंसेप्ट को बताइए एडुकेशन के। ठीक है, इन 50 वर्ड्स 1992। देन 1997 में दे आस्क्ड, डिस्कस महात्मा गांधी कंसेप्ट ऑफ बेसिक एडुकेशन। हाउ फार वॉज इट डिपार्चर फ्रॉम कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ एडुकेशन। सेम क्वेश्चन, बस यहाँ टैगोर कर दिया, यहाँ महात्मा गांधी कर दिया। 1997 पूछा, फिर इन दोनों के डिफरेंस को यहाँ पे पूछा, 2023 में पूछा। ठीक है, द सेम क्वेश्चन इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। ठीक है, और महात्मा गांधी या टैगोर पे एक और क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ। 1984 का एक क्वेश्चन है, ये देखो। पॉइंट आउट क्लियरली द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर टू द सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ इंडिया। द सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ इंडिया, और यहाँ पे वही चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना था इन द नेशनलिज्म वाला थिंग। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो बोल रहे हैं कि पिछले 10 साल का 11 साल का पेपर कर लो, पीवाईक्यूज कर लो, नहीं, यू हैव टू टेक अ लुक एटलीस्ट 40 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर, एटलीस्ट 40 ईयर्स GS1 के लिए। आ रहा है समझ? अभी मैं और दिखाऊंगा, अभी मैं रुकूंगा नहीं, अभी और देखो। ठीक है, ये देखो ये। ठीक है, 1998 का क्वेश्चन है ना। राइट अबाउट चोला आर्किटेक्चर एंड गोपुरम, है ना। चोलाज आर्किटेक्चर के बारे में बताओ, 1998 में बोलता है। देन 2013 में क्या बोलता है, चोला आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट हाई वाटर मार्क इन द इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। ठीक है, चोला आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट हाई वाटर मार्क इन द इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, 2013 का क्वेश्चन है। फिर 2024 का क्वेश्चन, लास्ट ईयर। दो द ग्रेट चोलाज आर नॉट मोर येट देयर नेम इन स्टिल रिमेंबर्ड विद ग्रेट प्राइड बिकॉज ऑफ देयर हाइएस्ट अचीवमेंट इन द डोमेन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। मतलब ग्रेट चोलाज अब नहीं है, लेकिन आज भी उनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर की सराहना की जाती है। इस पर आप कमेंट कीजिए। द सेम क्वेश्चन रिप्रेजेंट हाई वाटर मार्क इन द एवोल्यूशन, इसको डिस्कस कीजिए। 2013 का क्वेश्चन 2024 में, 10 साल के बाद। फिर 1998 का क्वेश्चन 2013 में, और यहाँ से ये चीज़ रिपीट होते आ रही है। तो अब ये बताओ इसमें नया क्या है। यू जस्ट हैव टू राइट एज मच PYQs एज पॉसिबल, एज मच PYQs। जो मॉक्स हैं, जो आप FLTs लेने वाले हैं, ठीक है, पहली बात तो आप उनके मार्क्स को बिल्कुल भी सीरियसली मत लीजिएगा, क्योंकि उनकी मार्किंग बहुत ख़राब होती है। वो कुछ भी मार्क्स देते हैं, कुछ भी। ठीक है, उनको बिल्कुल सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है उनके मार्क्स को। ठीक है, क्योंकि उनके चेकिंग इवैल्यूएशन प्रोसेस क्या है, गॉड नोस। लेकिन मॉक्स से आपको क्या सीखने मिलता है, जस्ट टाइम मैनेजमेंट। केवल क्या, टाइम मैनेजमेंट, कि आप टाइम को मैनेज कैसे कर पा रहे हो। ठीक है, पॉइंट्स को कैसे सोच पा रहे हो, दैट्स इट। बट PYQs का कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं है। यू हैव टू डू दिस PYQs। ठीक है, अगर आप मेन बैटल में हो तो हम करेंगे, साथ में करेंगे। ठीक है, फिर आ जाओ 1984 का क्वेश्चन है ये। व्हाट वाज क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन क्या है, व्हाई डिड इट्स फेलियर रिजल्ट इनटू क्विट इंडिया मूवमेंट। इसका जो फेलियर है उसके वजह से
क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, क्यों? मेंशन ब्रीफली द मेजर डेवलपमेंट आफ्टर दिस मूवमेंट लीडिंग टू इंडिपेंडेंस इन 1947, मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद, ठीक है, कैसा क्या मेजर डेवलपमेंट हुआ कि अपने को इंडिपेंडेंस मिल गई 1947 में, ठीक है, समझ गए कि इसके बाद की चीज़ें पूछ रही है कि क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद क्या हुआ, है ना। देन इवेलुएट द एटीट्यूड ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज टुवर्ड्स क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया के मूवमेंट के समय में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के क्या क्या एटीट्यूड और ओपिनियन थे, ठीक है। तो ये बात हो गई क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद की, कि बाद में क्या डेवलपमेंट्स हुए, ठीक है, क्यों फेलियर हुआ क्रिप्स मिशन का और क्या क्या हुआ, ये सारी चीज़ें। फिर यहाँ पूछा उसके दौरान में क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ का डिफरेंस था, ओपिनियन लाइक डिफरेंट एटीट्यूड था। अब 2024 का एक क्वेश्चन देखो, What were the events that led to Quit India movement? Point out its results. इसके results क्या हुए, ठीक है। The same question कहाँ से, 1984, तुम सोचो 1984, ठीक है, आज से 40 साल पहले 1984, ठीक है। अगर आपने ये करा होता, ये अगर क्वेश्चन आप करके गए होते ना, तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए बिल्कुल एकदम बिल्कुल हलवा बन जाता, ठीक है। 150 शब्द में लिखने थे, 10 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। And what are the events that led to Quit India movement? तो why did its failure result into Quit India movement? तो यहाँ पे आप फेलियर को मेंशन करते हैं क्रिप्स मिशन के, क्रिप्स मिशन एक पॉइंट बनता है यहाँ पे। आ रहा है समझ में क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। दिस इज हाउ यू हैव टू एनालाइज PYQs। अब आ जाओ अभी ख़त्म नहीं हो, अभी और मज़े करेंगे। 2023 का एक क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन? वैदिक सोसाइटी और रिलीजन के मेन फीचर्स कौन कौन से हैं? डू यू थिंक सम ऑफ द फीचर्स आर स्टिल प्रिवेलिंग इन इंडियन सोसाइटी? क्या आपको लगता है कुछ फीचर्स अभी भी इंडियन सोसाइटी में प्रिवेल करते हैं, ठीक है। क्या मेन फीचर्स है वैदिक सोसाइटी के, ये बोल रहे हैं, एंड रिलीजन के, है ना। 2024 अगले ही साल, द वेरी नेक्स्ट ईयर, लुक PYQs कितने इंपॉर्टेंट है। अंडरलाइन द चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी फ्रॉम द ऋग वैदिक टू द लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। ऋग वैदिक से लेटर वैदिक पीरियड में क्या क्या चेंजेस हैं सोसाइटी एंड इकोनॉमी में, फ्रॉम द सेम टॉपिक, फ्रॉम द सेम थिंग। अब इससे पता आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, सारे PYQs देखने हैं। PYQs देख करके आप देखना जो टॉपिक्स, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहे हैं उन टॉपिक्स के आपको लिस्ट तैयार करना है, और उन लिस्ट पे आपको नोट्स बनाना है, और उन नोट्स को आपको रिवाइज करना है, और ये प्रोसेस चलता रहेगा, और ये जो सर्कल जो चलता रहेगा दैट विल गिव यू द रिजल्ट, समझे। दिस इज हाउ यू हैव टू वर्क, ठीक है। अभी देखो ये ग्लोबलाइजेशन से क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, 2016 में पूछता, टू व्हाट एक्सटेंट ग्लोबलाइजेशन हैज़ इन्फ्लुएंस्ड द कोर ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी, ठीक है। द कोर ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी इन इंडिया, एक्सप्लेन। किस एक्सटेंट तक ग्लोबलाइजेशन ने इन्फ्लुएंस करा है कल्चरल डाइवर्सिटी को इंडिया में, ठीक है, अंडरस्टूड। सेम क्वेश्चन 2020 में देखो किस तरीके से रिपीट करते हैं, इज डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म इन इंडिया अंडर थ्रेट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पूछता है टू व्हाट एक्सटेंट ग्लोबलाइजेशन है इन्फ्लुएंस द कोर ऑफ द कल्चर डाइवर्सिटी इन इंडिया, एक्सप्लेन। किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है, किस एक्सटेंट तक कर रहा है कोल कल्चरल डाइवर्सिटी को। इसमें क्या बोल रहा है, इज डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म इन इंडिया अंडर थ्रेट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, अंडर थ्रेट है, ठीक है। द सेम थीम, क्या थीम, ग्लोबलाइजेशन एंड डाइवर्सिटी। ग्लोबलाइजेशन एंड डाइवर्सिटी ये टॉपिक स्पेसिफिकली मेंशनड है आपके GS1 सिलेबस में, एक्सप्लिसिटली मेंशनड है, ग्लोबलाइजेशन और डाइवर्सिटी, द सेम थीम। 2 बार क्वेश्चन आया, एक बार पूछते क्या किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है, एक तरह से पूछते क्या थ्रेट है या नहीं है, एंड यू हैव टू राइट अ बैलेंस्ड आंसर। वो सारी चीज़ें मेन बैटल में बात करेंगे कैसे क्या करना है, ठीक है, और मैं धीरे धीरे बताता रहूँगा कैसे क्या करना है, ठीक है। फिर आगे देखो 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, हैज़ इंक्रीज्ड अर्बन माइग्रेशन बाय स्किल्ड, ठीक है। अब अर्बन माइग्रेशन मतलब क्या, अर्बनाइजेशन को और ग्लोबलाइजेशन को मिला करके इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, ग्लोबलाइजेशन प्लस अर्बनाइजेशन को मिलाकर एक क्वेश्चन पूछा है। दोनों ही GS1 के टॉपिक है, दोनों ही GS1 के टॉपिक है, एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है सिलेबस में। बाय स्किल्ड यंग अनमैरिड वीमेन फ्रॉम वेरियस क्लासेस, how has this trend impacted upon their personal freedom and relationship with family? मतलब क्या, simply this question is related to globalization,
एंड फैमिली। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन एंड देयर इम्पैक्ट ऑन विमेन एंड फैमिली। ठीक है, विमेन हो गया, यंग हो गए, स्किल्ड चिल्ड्रेन हो गए, है ना, सॉरी मतलब स्किल्ड पीपल हो गए, है ना, समझा आपको। तो ग्लोबलाइजेशन एंड देयर रिलेशनशिप विद विमेन, फैमिलीज, है ना, स्किल्ड पीपल, इस तरीके से 2006 से चलता आ रहा है ये ट्रेंड। ठीक है, 2006 में पूछा था इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ पॉवर्टी रिमूवल इन इंडिया। ठीक है, कि ग्लोबलाइजेशन का पॉवर्टी रिमूवल पे क्या इम्पैक्ट है। 2013 में क्या पूछा था कि सेम क्वेश्चन, इफेक्ट, देखो वर्ड भी चेंज नहीं करते, सिर्फ क्या करते हैं कि थीम चेंज कर देते हैं। देखो, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एज्ड पॉपुलेशन रिमूवल इन इंडिया। ठीक है, रिमूवल नहीं है यहाँ पे, एज्ड पॉपुलेशन ही है बस, है ना, एज्ड पॉपुलेशन इन इंडिया। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का एज्ड पॉपुलेशन पे क्या इम्पैक्ट है, क्या इफेक्ट है। ठीक है, फिर सेम थीम 2015 में, डिस्कस द पॉजिटिव एंड निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वीमेन इन इंडिया। ग्लोबलाइजेशन का वीमेन पे क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन का विमेन से इफेक्ट पूछ रहा है, ग्लोबलाइजेशन का पॉपुलेशन, ग्लोबलाइजेशन विद पॉवर्टी, ग्लोबलाइजेशन विद फैमिलीज, है ना, ग्लोबलाइजेशन विद डाइवर्सिटी, समझ रहे हो। तो इसी तरीके से ग्लोबलाइजेशन का टेक्नोलॉजी पे क्या इम्पैक्ट है ना, ग्लोबलाइजेशन का इंडियन सोसाइटी एज अ होल पे क्या इम्पैक्ट है। अंडरस्टूड। सो इस तरीके से यू हैव टू प्रिपेयर कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट ऑन एवरी अदर एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। अब आप ये पढ़ोगे कहाँ से, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन्ड है, बहुत अच्छे से सारी मैं सोर्सेज बताऊंगा अच्छे से, उसका टेंशन नहीं लेने का, वो सब मैं बताऊंगा। पहले समझो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझे। अब चलो मैं एक और बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ तुमको। 2012 का देखो ये क्वेश्चन है ना, 2012 का प्रीलिम्स का। With reference to religious history of medieval India, the Sufi mystics were known to pursue which of the following practices। ठीक है, ये सारे प्रैक्टिसेस है, इसका आंसर डी है यार। देखो इसमें नहीं जाना, बस ये देखो क्वेश्चन देखो, सूफी मिस्टिक्स वर नोन टू परस्यू विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन से प्रैक्टिसेस फॉलो करते थे। 2012 में पूछा। 2014 में दे आस्क्ड, ये देखो वर्ड भी चेंज नहीं करते ये, सूफी एंड मेडिवल मिस्टिक सेंट्स फेल टू मॉडिफाई इधर द रिलीजियस आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस और द आउटवर्ड स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम सोसाइटीज टू एनी अप्रिशिएबल एक्सटेंड। कमेंट 2 साल के बाद ये प्रीलिम्स का जो है हाई यील्डिंग टॉपिक है, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, और उसको डायरेक्ट यहाँ पूछते हैं ऑन द सेम थीम, सूफी मिस्टिक्स एंड सूफी मिस्टिक्स सेंट। ठीक है, तो उसीलिए जो प्रीलिम्स में भी आपने क्वेश्चंस देखे हैं वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 में क्विट इंडिया मूवमेंट पे क्वेश्चन पूछा गया था प्रीलिम्स में, 2024 में क्विट इंडिया मूवमेंट पे क्वेश्चन रिपीट हुआ है मेंस में। क्यों होता है ऐसा, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। एक्चुअली यूपीएससी कुछ हाई यील्डिंग थीम से उन्हीं से क्वेश्चन बार बार फ्रेम करती है, उन्हीं से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, और उन्हीं से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, द क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम दैट थिंग ओनली। समझ रहे हो, दैट्स वाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट इवन फ्रॉम प्रीलिम्स और मेंस। ठीक है, तो यू हैव टू गो थ्रू, आई एम नॉट सेइंग कि आप सब लिखो, बट यू हैव टू गो थ्रू द 40 ईयर्स ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एट लीस्ट। ठीक है, अब लेट्स बिगिन विद द सोर्स एंड एंड ऑल, है ना। सो GS1 में फर्स्ट इज़ इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड हेरिटेज। इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला अपना होता है एंशियंट हिस्ट्री, दूसरा होता है मेडिवल हिस्ट्री, तीसरा होता है द पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री, चौथा होता है वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री। देन कल्चर एंड हेरिटेज में अपन देखते हैं आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, ये कॉम्पोनेंट्स है इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड हेरिटेज के। ठीक है, ज्योग्राफी के क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, ये 4 कॉम्पोनेंट्स है ना। इंडियन सोसाइटी में आते हैं इंडियन सोसाइटी डाइवर्सिटी, अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, रीजनलिज्म, कम्युनिज्म, है ना, ये सारी चीज़ें आती हैं इंडियन सोसाइटी में। नीचे और डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, सो आ जाओ देख लेते हैं एक बार वेटेज क्या है। तो इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज एक बार देख लो, है ना, कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कितने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना। तो देखो
यहाँ 2023 में 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। 2024 में भी लगभग ऐसे ही पूछा था, है ना। 22 में भी 40 मार्क्स का पूछा था, फिर 21 में 10 मार्क्स का पूछा, 50 मार्क्स का पूछा 20 में, फिर 10 का पूछा, फिर 35 का पूछा, 10 का पूछा, 25 फिर 40 का पूछा, देन 20 का पूछा 2013 में। 2013 से ये ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। मतलब ऑन एन एवरेज आप मान के चलो, ऑन एन एवरेज 30 से 35 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछते हैं इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज से, ठीक है। केवल कल्चर एंड हेरिटेज की मैं बात कर रहा हूँ, आर्ट एंड कल्चर जिसको हम कहते हैं, ठीक है, सिर्फ उसकी बात हो रही है। देन हिस्ट्री से कैसे पूछते हैं, तो मॉडर्न इंडिया, है ना। देखो पहली बात ना, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज में यहाँ पे तुम्हारा एंशियंट और मेडिवल भी आता है, और एंशियंट और मेडिवल क्यों आता है वो आगे जब सिलेबस डिस्कस करेंगे तो मैं बताऊँगा थोड़ा बहुत, है ना उधर। तो मॉडर्न इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल से मेनली क्वेश्चन आते हैं, है ना। ऑन एन एवरेज आप देखना, देखो 25 मार्क्स के आए, 20 के, फिर 40 के, 25 के, 50 के, 10 के, 65 के एक बार आए थे 2017 में, देन 37, 25, 30 और 30, ठीक है। ऑन एन एवरेज आप मान चलो 40 मार्क्स के क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से आ रहे हैं डायरेक्ट, 40 मार्क्स के क्वेश्चन ऑन एन एवरेज, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस से क्वेश्चन आते हैं बहुत कम। एक बार पूछा 2013 में 50 नंबर का जब इंट्रोड्यूस हुआ सिलेबस में, फिर ये 10 मार्क्स के आ रहे हैं, फिर 15 के आ रहे हैं, फिर 10 के आ रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट आई सजेस्ट यू कि पोस्ट इंडिपेंडेंस पे आप PYQs की ब्रेनस्टॉर्मिंग करो अच्छे से पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है। मैं आगे सोर्स भी बता दूंगा, लेकिन आपको PYQs देखना है बस, ठीक है। PYQs में देखो क्या पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है। आपको ऑन एन एवरेज पूछेंगे तो 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेंगे, एक क्वेश्चन होगा पोस्ट इंडिपेंडेंस से। मैक्स जाएंगे तो 2 क्वेश्चन पूछेंगे, 20 to 25, उससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस से, आई एम श्योर। मैक्स टू मैक्स 2 क्वेश्चन, ठीक है। अब आ जाओ वर्ल्ड हिस्ट्री में देख लेते हैं। स्टार्टिंग में जब आया सिलेबस में 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, फिर 30, 25, 12 on 5, 10, 15, 15, फिर एक साल पूछा ही नहीं, फिर 15, 0, फिर 15। मतलब क्या ऑन एन एवरेज 15 मार्क्स का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से रहता है 15 मार्क्स वाला, एक क्वेश्चन, ठीक है। इसमें मैक्स जाएंगे तो 20 जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आपको एक चीज़ इससे ये समझ में आ गया होगा, आपको आर्ट एंड कल्चर एंड हेरिटेज और मॉडर्न इंडिया ये दोनों बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि अकेले के आपको 75 to 80 मार्क्स दिलाएंगे, ठीक है। ये दोनों मिलकर के आते हैं 40 मार्क्स के, ठीक है, मिलकर के अब आते हैं ये 40 मार्क्स के, ठीक है। तो इसको आप उस तरीके से ही पढ़ेंगे, क्योंकि देखो ये पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री में भी अपने आप में ही बड़ा सेक्शन है, तो आपको स्ट्रैटेजिकली चलना है। अगर आप स्ट्रैटेजिकली नहीं चलोगे तो आप फिर यही दोनों पढ़ते रह जाओगे और मेन चीज़ों को भूल जाओगे, ठीक है। तो आपको फोकस मेन चीज़ों पे करना है, इसको पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री को आपको कैसे करना है। तो इन दोनों के लिए आई विल प्रोवाइड योर नोट्स, ठीक है। मैं नीचे आपको बता दूंगा कौन से नोट्स आपको रेफर करने हैं या कौन सा सोर्सेज रेफर करना है, आप उससे ही पढ़ सकते हो। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मेरे पास श्रेष्ठ कुमार सर के बहुत बढ़िया नोट्स है, AIR 4 आया था उनका 2018 में, ठीक है। उनके नोट्स कर लो, मैं भी उनके ही नोट्स करके गया था, बहुत बेहतरीन नोट्स हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री सॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है। 30-35 पढ़ने के नोट्स है बस, ठीक है। अगर 2025 मेंस लिख रहे हो उसकी बात बोल रहा हूँ। अगर आप फ्रेशर देख रहे हो तो अगर आप फ्रेशर हो तो बिल्कुल रिलैक्स करो, मैं वर्ल्ड हिस्ट्री का नीचे आपको सोर्स दूंगा, वो आप रेफर कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडियन सोसाइटी में फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी से देखो क्वेश्चन जो आते हैं, लगभग आप इसको देख सकते हो 35 to 40 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं हमेशा, हमेशा 35 to 40 मार्क्स से। 2023 में तो 50 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है। विमेन इशूज से हर साल क्वेश्चन रहता ही रहता है। लास्ट ईयर 10 नंबर का क्वेश्चन था, मेरे को लगता है इस साल भी क्वेश्चन आएगा विमेन इशूज से, आई एम डैम श्योर, आना ही आना है, ठीक है। इस साल भी क्वेश्चन आएगा विमेन इशूज से, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज मान के चलो कि 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन होता है विमेन इशूज से। ग्लोबलाइजेशन से हर साल एक क्वेश्चन होता ही होता है, हर साल एक क्वेश्चन होता है। 2024 का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया, ठीक है। तो हर साल ग्लोबलाइजेशन से 10 से 12-15 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन, ओनली 1 क्वेश्चन, है ना, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। विमेन इशू से भी एक क्वेश्चन रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा, या तो दोनों को मिक्स करके दे देंगे, समझ रहे, जैसे ग्लोबलाइजेशन और अर्बनाइजेशन को मिक्स करके दिया था ना अभी, उस तरीके से दे देंगे, ठीक है। पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन से देखो एक क्वेश्चन रह सकता है, 1 से 2 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा। ऑन एन एवरेज मान के चलो 20 मार्क्स का ऑन एन एवरेज, ठीक है। देन अर्बनाइजेशन का ये देख लो स्ट्रक्चर, एक क्वेश्चन, वही मैं बोल रहा हूँ कि मिला के दे देंगे या तो अलग से दे देंगे, एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, अर्बनाइजेशन से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इस तरीके से टोटल सोसाइटी देख लो आपका क्या फॉर्म करता है। मेनली जो है आपको फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं हर साल, और एक एक टॉप क्वेश्चन इससे पूछ रहे हैं, तो इन सारे टॉपिक्स पे आपके नोट्स होने चाहिए, ठीक है। देन आ जाओ फिजिकल ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। सो पहले तो देखो 20 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे देते थे, इधर बीच इन्होंने ट्रेंड क्या किया है कि क्वेश्चन बढ़ा दिया है इन्होंने, ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन देते, देखो 45 नंबर के देते 21 में, 22 में दिया 55 नंबर का, 23 में दिया
35 नंबर का, ठीक है। तो उसीलिए व्हाट आई सजेस्ट कि कम से कम इससे जो क्वेश्चन आएंगे आपको फिजिकल ज्योग्राफी से, ये मेरे को इस साल जो लगते हैं 40 to 45 मार्क्स के आने चाहिए। ऑन एन एवरेज तो चलो 30 तो 35 पूछते हैं, बट 40-45 मार्क्स के इस साल आने चाहिए क्वेश्चन 2025 में, ठीक है, जो 25 का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको कवर करोगे अच्छे से। मेनली क्लाइमेटोलॉजी से क्वेश्चन पूछते हैं, वही मैं बताने जा रहा था, मेनली क्लाइमेटोलॉजी से पूछते हैं। 2017 में तो भाई 60 नंबर के क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। 23 में भी 35 नंबर के क्वेश्चन पूछे। तो ऑन एन एवरेज मान चलो क्लाइमेटोलॉजी से 2 क्वेश्चन रहता है, 1 से 2 क्वेश्चन, 30 मार्क्स का क्वेश्चन ये मान के चलो क्लाइमेटोलॉजी से अकेले का बनता है, अकेले का क्लाइमेटोलॉजी सिर्फ। क्योंकि और देखो क्लाइमेटोलॉजी जो है प्रीलिम्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, ठीक है। तो एक काम करना, प्रीलिम्स का भी 2024 का पेपर एक बार गो थ्रू कर लेना कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, और उन टॉपिक को भी प्रिपेयर कर लेना, ठीक है, अंडरस्टूड। देन लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ये रह गया, ठीक है। इवन मैं 2026 जो अटेम्प्ट करने वाले हैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, ये मैं सोच के चलना है जो 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ, 2026 वालों के लिए भी ये लागू होता है, ठीक है। ये देख लो, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज लास्ट 3 साल से एक क्वेश्चन ही पूछा है, मेरे को भी नहीं लगता कि इस साल एक भी क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। 10 मार्क्स 30 मार्क्स, फिर 2 साल नहीं पूछा, फिर 15 के पूछे, 30 के पूछे, 10 के मतलब एक क्वेश्चन पूछे, फिर 2 साल नहीं पूछा। तो अब मैं क्या बोलूँगा कि आप इसको, इस टॉपिक को एक बार देख लेना, गो थ्रू कर लेना। एक क्वेश्चन उम्मीद है बट इससे नहीं पूछेंगे क्वेश्चन, जो मेरे को लग रहा है इस साल भी नहीं पूछेंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज से एक क्वेश्चन रहता है हमेशा। देखो 2016 में क्या हुआ कि सीधे 62 नंबर का क्वेश्चन इन्होंने पूछ दिया, है ना। फिर उसके बाद से थोड़ा ट्रेंड बढ़ता गया, फिर अचानक से इन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा 2023 में, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज से। तो ऑन एन एवरेज हम मान के चलते हैं कि 25 से 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स से क्वेश्चन इससे पूछ सकते हैं ना, बट 1 से 2 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं रहेंगे इसमें, ठीक है। मैक्स होंगे तो 2 होंगे, 2 से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज से नहीं पूछने वाले। डिजास्टर से हर साल एक क्वेश्चन रहता है, डिजास्टर मैनेजमेंट से, ठीक है। मेनली ये फ्रेम करता है, देखो डिजास्टर से मेनली GS3 वाले टॉपिक्स जो होते हैं, GS3 में क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। बट इसमें डिजास्टर से पूछेंगे तो मैक्स पूछेंगे एक क्वेश्चन, वो भी छोटा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। देखो लास्ट ईयर भी नहीं पूछा था, फिर लगातार 4 साल नहीं पूछा था, फिर 10 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा था 2022 में। तो डिजास्टर से क्या करेंगे, मैक्स टू मैक्स पूछेंगे, तो एक क्वेश्चन पूछेंगे, उससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे, ठीक है, अंडरस्टूड। अब लेट्स कम टू द सोर्सेज। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट सोर्स है, आपको ब्रेनस्टॉर्म करनी है PYQs की बहुत ही अच्छे से, लाइक बहुत ही अच्छे से, अंडरस्टूड, मतलब बहुत अच्छे से, बहुत तमीज़ से आपको ब्रेनस्टॉर्म करनी है। मैंने ऊपर बता दिया ब्रेनस्टॉर्म करके ऑलरेडी, इसी तरीके से आपने करना है, ठीक है। और अगर आप द मेंस बैटल में हो, ठीक है, तो मेन बैटल में हम 2026 के लिए बहुत ही अच्छे से करेंगे ये चीज़, तो बहुत ही अच्छे से करेंगे, है ना। 25 में तो टाइम थोड़ा कम है, बट 2026 के लिए तो बहुत ही अच्छे से करेंगे, ठीक है। देन सालिएंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स, ठीक है। ध्यान से सुनना, एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम क्या, आर्ट एंड फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, मतलब क्या कि जो आर्ट एंड कल्चर है वो तुम्हारा एंशिएंट से मॉडर्न टाइम तक के, ठीक है। इसके लिए व्हाट यू हैव टू रेफर, नितिन संघानिया की ये वाली बुक, ठीक है, नितिन सिंघानिया की ये वाली बुक आपने रेफर करनी है, ठीक है। आपने नोट्स बना रखा है, बहुत ही बढ़िया। NCERT या क्लास 11 का जो इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। आप पूछोगे सर क्या नोट्स बनाना है, ऑब्वियसली नोट्स बनाना है मेरे भाई, नोट्स बनाना है, यू हैव टू मेक नोट्स। अगर आप फ्रेशर हो 2026 के लिए जा रहे हो तो और बनाना ही बनाना है। 25 के लिए भी जा रहे हो तो आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए इसके लिए, क्योंकि लास्ट मिनट पर रिवीजन आपको शॉर्ट नोट्स कराएंगे, ये बुक नहीं लेके जाओगे आप एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। फिर दूसरी चीज़, एंशिएंट के लिए अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग और कुछ नहीं। फॉर मेंस, प्रीलिम्स के लिए आप एडवांस जा सकते हो, बट मेंस के लिए सिर्फ और सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है बस। जैसे टाइमलाइन हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें हो गई, सिर्फ वो सारी चीज़ें आपको डेवलप करनी है ना। मेजर इवेंट्स हो गए, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट और ये सारी चीज़ें लाइक मॉडर्न हिस्ट्री में हो गई, तो बस मेजर इवेंट्स आपको करने हैं ना। देन उसी तरीके से मिडिवल और में भी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही डेवलप करनी है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपने डेवलप करनी है। 2025 के लिए जा रहे हो, स्ट्रिक्टली सुनना, 2025 का अगर आप मेंस देखने जा रहे हो तो ये आप लेक्चर्स नहीं देखोगे, पहली बात तो, ठीक है। ऋषभ रेवाड़ सर के जो नोट्स हैं वो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कराए हुए चैनल पे, जाना डाउनलोड कर लेना, ना मिले मेरे को बताना, मैं उधर फिर से दे दूंगा आपने, ठीक है। आपने बस वो देख लेना, अगर आपके खुद के नोट्स नहीं है एंशिएंट और मेडिवल पे तो आपने सिर्फ वो देख लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ऋषभ रेवाड़ सर की 110 रैंक आया था, 104 रैंक आया था या 10 आया था, आई फॉरगेट, ठीक है। तो उनके आप नोट्स देख लेना। अब ये लेक्चर्स किसने देखने हैं, लेक्चर्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे जब मैं डेली टारगेट्स दूंगा, ठीक है। जब मैं डेली टारगेट्स दूंगा तो यह लेक्चर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये जो लेक्चर है ये आपने यूट्यूब पे मिलेगा, आपने ये लेक्चर्स देखने हैं, किसके लिए, एंशिएंट के लिए और मिडिवल के लिए। इफ़ यू आर गोइंग फॉर 2026 अटेम्प्ट, 2026 के लिए जा रहे हो तो आपने ये लेक्चर्स देखने हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया लेक्चर्स है, ठीक है। कोई भी देखो फाउंडेशन बैच बूच कुछ भी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ,
कुछ भी ज़रूरत की नहीं है। आंसर राइटिंग ये सारी चीज़ें भाई मेन बैटल ज्वाइन करो, मेन बैटल से बढ़िया कुछ नहीं है, ठीक है। 2026 में रॉक कर देंगे। देखो PYQ जैसे कराया था ना, और ये और बढ़िया से कराएंगे। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैंने उतने ढंग से तो अभी कराया भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपने देख लेना है। देन आगे मॉडर्न हिस्ट्री, द मिडिल ऑफ 8th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के मिडिल से, मतलब क्या 1857 के बाद, जैसे 1850s के बाद जैसे आपने करना है, जो करना है प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इवेंट, पर्सनालिटीज़ और इश्यूज़, ठीक है। सिग्निफिकेंट इवेंट्स कौन कौन से, पर्सनालिटीज़ कौन कौन से और इश्यूज़ कौन कौन से, ये देखने हैं ना। मेनली कौन कौन से पर्सनालिटीज़ को पढ़ना है आपने मेरे को बताना, ठीक है। कि आपने इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ की लिस्ट चाहिए तो मैं इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ जो आते हैं एग्जाम में उनकी लिस्ट आपको बना के दे दूंगा। उन पर्सनालिटीज़ को पढ़ लेना, हर बार ही क्वेश्चन आते हैं। गांधी जी तो फेवरेट है उनके, ठीक है। और भी कुछ है, मैं उनकी लिस्ट बना के दे दूंगा, आप मेरे को बता देना ये चीज़, ठीक है। याद दिला देना एक बारी, ठीक है। फिर क्या, मॉडर्न हिस्ट्री आपने करना है कहाँ से, तो स्पेक्ट्रम, ठीक है। 2025 के लिए जा रहे हो तो केवल समरी देख लेना, ठीक है। 25 के लिए जा रहे हो तो और एक बेहतरीन सोर्स है मेरे पास, बट अगर 25 के लिए जा रहे हो तो समरी देख सकते हो आप, ठीक है। बस पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। नोट्स बनाया तो बहुत बढ़िया है। 26 के लिए जा रहे हो भाई, पूरी पढ़नी है तमीज़ से, अच्छे से। मैं बताऊंगा डेली टारगेट्स में कैसे क्या है, कौन कौन से दिन कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, सब कुछ बताया जाएगा डेली टारगेट्स में आपको। आप बस चैनल ज्वाइन करके रखना, ठीक है। फिर आ जाओ भाई, जो 2025 के लिए जा रहा है उनके लिए स्पेशली है ये, ठीक है। और जिसको जल्दी थोड़ा कवर करना है मॉडर्न हिस्ट्री, उसके लिए ये ऋषभ रेवार सर के नोट्स हैं। AIR 104 2020 में आया था इनका, मैं भूल गया था। 2020 में इनका AIR 104 आया था, और इसमें मैंने अपने नोट्स की वैल्यू एडिशन कर रखे हैं, ठीक है। तो ये वाला सोर्स जाके पढ़ लेना, ठीक है। ये मैं दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ले लेना मेरे से, ठीक है। देन फोकस एरिया को क्या क्या रखना है मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते टाइम भाई, डिफरेंट फेजेस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट INM का फुल फॉर्म होता है, जो फ्रेशर है मैं उनको बता दूं। इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है उनके डिफरेंट फेजेस कैसे, जैसे मॉडरेट फेज, ठीक है, रिवोल्यूशनरी फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज, है ना। ये सारी चीज़ों को आपने देखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ कौन कौन से हैं मैंने जैसे बताया, आपने को बताना, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, ठीक है। देन रोल ऑफ वीमेन एंड वीमेन ऑर्गेनाइजेशन, वीमेन ऑर्गेनाइजेशन और वीमेन का रोल क्या रहा, इवन इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान क्या रहा रोल, ठीक है, ये देखना। राइज ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजीज, अलग अलग आइडियोलॉजी का राइज हुआ, जैसे सोशलिज्म कैसे आया, है ना, नेहरू जी सोशलिस्ट थे, है ना। सोशलिज्म का कंसेप्ट कैसे आया, कम्युनिज्म कैसे आया, मार्क्सिस्ट कैसे आया, है ना। ये सारी चीज़ें, गांधीयन फिलॉसफी क्या था, तो ये अलग अलग जो है आइडियोलॉजी कहाँ कहाँ से आया, कैसे आया, अम्बेडकर का आइडियोलॉजी क्या था, है ना। तो राइज ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजीज। देन इंडियन नेशनल मूवमेंट, उनका राइज, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी कॉन्सिक्वेंसेज, जो उनकी आइडियोलॉजी थी उनका कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुआ, राइज क्या हुआ, है ना। जैसे गांधी जी की आइडियोलॉजी थी, उसकी वजह से क्या हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, उसको फिर एक टाइम के बाद क्या, उसको रोकना पड़ गया। देन अचानक से उनकी आइडियोलॉजी चेंज हो जाती है, फिर वो चेंज हो जाती है डू एंड डाई, ठीक है, सीधे डू एंड डाई पे आ जाते हैं। जो एक नॉन वायलेंट इंसान है सीधे डू और डाई पे आ जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट में। इतना बड़ा चेंज कैसे, है ना। तो आइडियोलॉजी में कैसा चेंज, कैसे कॉन्सिक्वेंसेज क्या, ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है, ठीक है। देन पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए कौन सा आपको सोर्स रेफर करना है, तो ओनली IAS का प्रहार, ठीक है। ओनली IAS का प्रहार मैगजीन जो है आप उसको रेफर कर लेना। आपने चाहिए होगा ये, तो मैं जो है आपको डेली टारगेट्स का प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। मैं आपको डेली टारगेट्स का ये भी दूंगा, मैं सब दे दूंगा यार, एवरीथिंग, सब कुछ ही मैं आपको मेन चैनल पे दे दूंगा। मेन चैनल आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होंगे आपको दे दूंगा मैं, ठीक है, सोर्सेज जो आपको सोर्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो ओनली IAS का प्रहार, ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। देन पोस्ट इंडिपेंडेंस को मैंने ऑलरेडी बता दिया है वो कितना भाव देना है, ठीक है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा इस चीज़ को। मैं यही बोल रहा था, शरद कुमार सर के नोट्स AIR 4, है ना। अगर आप 2025 के लिए जा रहे हो, ठीक है, आप मेरे से बोलना, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ये नोट्स आप रिवाइज़ कर लेना, आपका काम हो जाना है। ये नोट्स आप रिवाइज़ कर लेना बस। बहुत ही बढ़िया नोट्स बनाया सर ने, बहुत ही बढ़िया नोट्स, ठीक है। इवेंट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी सच एज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर, रिड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, colonization, decolonization, political philosophies like communism, capitalism, socialism and forms in their effect in society, ठीक है। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का आपका वो है सिलेबस। देन वर्ल्ड हिस्ट्री अगर आपको 2026 को वास्ते करना है तो 2026 के लिए ओनली IAS का प्रहार बहुत ही बेहतरीन है, एक बार देख लेना, बस एक बार देख लेना, नोट्स वोट्स बना लेना, ठीक है। इतना आपको डिटेल में नहीं देखना है वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए या पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए, ये सब लास्ट में मैं दूंगा डेली टारगेट्स ना जब, तो मैं खुद इसको लास्ट में ही रखूँगा GS 1 में, तो आप उसके लिए परेशान मत हो, मैं आपको करा दूंगा कवर कैसे करना है। ये जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, चैनल ज्वाइन करके रखना। इनके PYQs को अच्छे से देखो, PYQs बहुत बढ़िया से ब्रेनस्टॉर्म करो, ठीक है। 2026 के लिए 20 के लिए जा रहे हो तब तो भाई अब मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा ना कि आप सीधे सीधे आओ, मेन बैटल ज्वाइन करो भाई। मेन बैटल बहुत ही बेहतरीन मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, मज़ा आ जाएगा। देखो सोसाइटी के लिए देखो क्या क्या है ना। साइलिएंट फीचर डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, रोल ऑफ वीमेन, वीमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशूज़, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट
अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम इन रेमेडीज़, अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम क्या है, रेमेडीज़ क्या है, देखो सब एक्सप्लिसिटली मेंशनड है, ठीक है, कीवर्ड्स है ना, डाइवर्सिटी इन इंडिया, सैलियन फीचर्स, सब एक्सप्लिसिटली मेंशनड है। इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, अब इंडियन सोसाइटी यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट, ऊपर क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, एज्ड पॉपुलेशन पे क्या इफेक्ट है, वीमेन पे क्या इफेक्ट है, यहीं से पूछ रहा था ना, और कहाँ से पूछ रहा था, तो साफ साफ ये मेंशन है, पढ़ लो इसको। वही तो आपके हर एक टॉपिक पे ना नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए। सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म, इस टॉपिक से हर साल एक क्वेश्चन पूछते हैं, हर साल एक क्वेश्चन पूछते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। अभी देखो, अब 2025 के लिए जा रहे हो, सत्यम गांधी सर के नोट्स हैं, ऑल इंडिया रैंक 10, 2019 में आया था शायद इनका, 19 या 20 में देख लेना जो भी है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इनके नोट्स बहुत बढ़िया है, नोट्स इनके बहुत ही शानदार है, ठीक है। देखो बहुत बढ़िया नोट्स इन्होंने बना रखे हैं, मैं भी यही नोट्स के पढ़ के गया था, बहुत ही बढ़िया नोट्स हैं। आप जो है ये नोट्स को 2025 के लिए है, बेहतरीन है। 2026 के लिए जा रहे हो तो मैं बोलूँगा ये विजन आईएएस का ये मटेरियल है, वैल्यू एडेड मटेरियल इंडियन सोसाइटी का, ये पढ़ लेना, सोसाइटी के लिए ये पढ़ लेना, बहुत ही अच्छा मटेरियल है, ठीक है। मैं आपको दे दूंगा ये, ठीक है, आई विल प्रोवाइड इट टू यू इन दी चैनल, मेन चैनल, मैं आपको मेन चैनल पे ये प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप ये सोसाइटी के लिख लेना, ले लेना, पढ़ लेना पूरा, ठीक है। और सत्यम गांधी सर के जो है नोट्स ये रह गए, है ना, सत्यम गांधी सर के नोट्स भी मैं चैनल पे दे दूंगा। 2025 के लिए जा रहे हो तो और ही बढ़िया है, मैं ये नोट्स दे दूंगा, ये नोट्स पढ़ लेना। अगर आपके खुद के नोट्स नहीं है, इसमें वैल्यू एडिशन कर लेना। यहाँ पे एक काम कर सकते हो, इसके नोट्स प्रिपेयर करना, अगर आप फ्रेशर हो ना 2026 के, इसके नोट्स प्रिपेयर करना और इससे वैल्यू एडिशन कर लेना, ठीक है, सत्यम गांधी सर के नोट्स से, इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि नोट्स बढ़िया है यार, ये नोट्स बहुत ही बढ़िया है ना। देन ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी देखो ये इतना बड़ा सा सिलेबस है, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी बोलते हैं, की नेचुरल रिसोर्सेज, वही डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, जो मैंने बोला था ऊपर अभी दिखाया था ना कि हर साल एक दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना, तो इस साल भी 2 से ज़्यादा नहीं पूछेंगे इस तरीके से। इंपॉर्टेंट जियोलॉजिकल फिनोमिना, जैसे अर्थक्वेक हो गया, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन एटसेट्रा, ठीक है। अब एटसेट्रा का क्या मतलब है, क्या कि इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हो, बट इन चीज़ों पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है आपको, ठीक है, यही मतलब होता है इसका, ठीक है। ज्योग्राफिकल फीचर्स, दियर लोकेशन चेंजेस, क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स, ठीक है, ये इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज, आइस कैप्स लाइक ग्राउंड वाटर और ये सारी चीज़ें, फ्लोरा एंड फोना एंड इफेक्ट्स और इफेक्ट्स ऑफ सच चेंजेस, उन चेंजेस के जो है जो भी इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए यार देखो, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है एनसीईआरटी, इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है ये वाली बुक एनसीईआरटी, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए चैप्टर 19, 20, 21, 22 उड़ान का, है ना, ओनली आईएएस, ठीक है। ये ऑलरेडी चैनल पे पड़ा हुआ आपको मिल जाएगा, देखना ऊपर स्क्रॉल करना, प्री बैटल में हमने किया था, तो चैनल पे आपको मिल जाएगा, ना मिले तो मैंने बताना, हम जो है आपको प्रोवाइड करा देंगे इसको, ठीक है, हम इसको आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी ये भी एनसीईआरटी पड़ी होगी चैनल पे, देख लेना, आपने यही पढ़ना है। अगर 2025 के लिए जा रहे हो तो भी ये पढ़ना है, 26 के लिए जा रहे हो तब भी यही पढ़ना है, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33 के लिए भी अगर जा रहे हो तो यही पढ़ना है, ठीक है, अंडरस्टूड, यही पढ़ना है। देन लेक्चर्स ये देखने हैं, राजतनील मैम के लेक्चर्स है, बहुत बढ़िया मैम भी हैं, बहुत अच्छा लेक्चर भी है। राजतनील मैम जो है आईआरएस है, बहुत बढ़िया पढ़ाती है, ठीक है, तो आप इनके लेक्चर्स देख सकते हो, टू द पॉइंट पढ़ा रखा है इनने, फालतू की बातें नहीं करी, स्टोरीज नहीं सुनाई है। तो ये कब देखने हैं आपने, जब आप 2026 के लिए जा रहे होगे तो देखने हैं, 25 के लिए जा रहे हो तो भी देख सकते हो, उतने लंबे लेक्चर्स नहीं, आप इंटू 2 पे देखोगे तो मैक्सिमम आपके 17 से 18 घंटे में पूरा लेक्चर ही कंप्लीट हो जाएगा। तो इवन 25 वाले भी देख सकते हैं इसको, बढ़िया पढ़ाती है, बहुत बढ़िया पढ़ाती है मैम, ठीक है। शी इज़ आईआरएस, है ना, आई एम सो सॉरी, शी इज़ एन आईआरएस, है ना, तो बहुत बढ़िया लेक्चर्स है, ये लेक्चर्स के मैं लिंक जो है आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे हमारे सारे सोर्सेज जो है वो खत्म हो गए। ये हमारा मेन बैटल का ये प्रोग्राम है, 2025-26 के लिए है। हमने 2026 का भी प्लान जो है रेडी कर लिया है, 2026 का प्लान मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा, उसके लिए मेन बैटल है। इस तरीके से PYQs करेंगे, बहुत ही अच्छे से करेंगे, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। और पढ़ाई करना शुरू कर दो और अपनी GS1 की स्ट्रैटेजी को थोड़ा चेंज करो, अगर आप नहीं कर रहे हो जिस तरीके से मैंने बताया है। डू द PYQs ऑफ एटलीस्ट 40s, ओके। चलो बाय बाय, अपना ख्याल रखो, ऑल द बेस्ट।